यस वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे उस समय 5:30 वाले क्लास में ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम द वाईफाई तो क्लास कुडंट भी कंटिन्यू। सो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे, एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। Today's topic is all about compensation management. Please join everyone. So, all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce, Economics, and I used to work with India's top teaching research organizations: IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, SARDA, IPM Lucknow, IFMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates for UGC NET in Commerce and Management. Cracked the UGC NET GRF 4 times in a Commerce and Management. Published more than 20 research papers in top quality index journals. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. तो जल्दी से सभी लोग एक बार ऑनलाइन आ जाइए और हाई हेलो कर दीजिए। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट। उस समय जब 5:30 पे क्लास हुई थी तो अप्रॉक्स 26 मिनट हमने पूरा पढ़ा दिया था। बेसिक्स हमने बिल्कुल बता दिया था। इसके डिस्पाइट ऑफ दोबारा से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। कंपनसेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके बदले क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है। ठीक है। तो कंपनसेशन इज द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर हिज और आर कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. It is an organized practice that involves balancing the work employees relation by providing monetary and non-monetary benefit to the employees. हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसके बदले हम लोग कुछ क्या मिलता है? रेम्युनरेशन. इट कैन बी मॉनिटरी, इट कैन बी नॉन मॉनिटरी. क्योंकि देखिए ना, एट द एंड हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके पीछे जुड़ने, काम करने का पीछे मेन मुद्दा क्या होता है? मनी. कि कुछ काम करेंगे उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन क्या देगा? पैसा देगा. तो इट इज एन ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व बैलेंसिंग द वर्क एम्प्लॉय रिलेशन बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट. तो इट्स मेरी ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस. दुनिया की सारी जगह में किसी भी संगठन में आप काम करिए, वहां पर आपको कुछ ना कुछ रेम्युनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी. मॉनिटरी टर्म्स में मिलेगी और नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी आपको मिलेगी. Compensation is an integral part of human resources management, which help in motivating the employees and improving the organizational effectiveness. तो compensation एक बहुत integral part है human resources का, which help in motivating the employees and improving the organizational effectiveness. Okay?
ठीक है, तो कंपनसेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट विच हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक मुद्दा यही है कि पैसा मिलेगा, और एक इस कंपनसेशन एक इस हिसाब से होना चाहिए जिससे कि इंसान, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज मोटिवेट भी हो। और अगर इंसान मोटिवेट होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और आप मोटिवेट कब होगे? जब आपको काम के बदले पैसे मिलेंगे। मतलब जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है। दे शुड हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दे शुड बी दे शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आपको इक्वल काम के बदले में इक्वल पैसा मिलेगा तो आप मोटिवेट होंगे। अगर आप मोटिवेट होंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगी। अब है नीड ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? पहला हो गया, एक गुड कंपनसेशन पैकेज इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। ये हो गया कि अगर एक अच्छा कंपनसेशन पैकेज की जरूरत क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, और एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और एम्प्लॉय कब मोटिवेट होगा? एक पब्लिक कब कब कैसे मोटिवेट होगी? जो काम कर रही है आपके यहाँ, वो मोटिवेट तभी होगी जब उसको इक्वल पे मिलेगा, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस पे बेस्ड पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होगा। Unless compensation is provided, no one will come and work for the organization. Thus, compensation help in running an organization effectively and accomplishing its goal. सीधी सी बात है, जब तक कि आप किसी को कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके यहाँ कोई भी काम करने नहीं आएगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए कंपनसेशन हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। Salary is just part of the compensation system. The employees have other psychological and self-actualization need to fulfill. Thus, compensation serve the purpose. तो सैलरी केवल एक पार्ट है, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रल पार्ट होते हैं कंपनसेशन के लिए, आगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो एक तो सैलरी हो गया, तो सैलरी जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंपनसेशन सिस्टम। द एम्प्लॉयज हैव अदर साइकोलॉजिकल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड टू फुलफिल। The most competitive compensation will help the organization to attract and sustain the best talent. The most competitive compensation will help the organization to attract and sustain the best talent. The compensation package should be as per the industry standard. सीधी सी बात है, अगर कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन देंगे, आप एक बढ़िया कंपनसेट करेंगे, लोगों को सैलरी हाई देंगे, तो आप अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, हमने उस समय भी एग्जाम्पल दिया था, फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं। लोग गूगल में, यूट्यूब में, या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, एप्पल में काम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं। इसीलिए लोग, जिनकी एक बार नौकरी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लग जाती है, तो लंबे समय तक लोग काम करते रहते हैं। तो कंपनसेशन पैकेज शुड बी एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो जो भी इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेट करना चाहिए। नॉट बिलो देन द इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, अबव देन द इंडस्ट्री है तो अच्छा है। जो इंडस्ट्री में चल रहा है, अगर उससे ज्यादा पैसा दे रहा है फिर तो ठीक है, बट एट पार हो सकता है, बट बिलो नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब जरूरतें हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट की। कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन, we have financial compensation and we have non-financial compensation. Financial compensation क्या होगा? Wages and salary. Wages represent the hourly rate of pay and salary refer to the monthly rate of pay. तो wages किसको देते हैं? जो लोग ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको मिलता है वेजेस, मजदूरी। और जो व्हाइट कॉलर होते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी। उनको वो मंथली बेसिस पे मिलता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो नदेला पहले सीईओ थे, उन्हीं को चेयरमैन बना दिया गया दोबारा। अब उनको चेयरमैन बना दिया गया है। सीईओ तो पहले से भी थे, सत्या नदेला, आप उनको दोबारा अब चेयरमैन की पोस्ट मिल गई है उनको। इंसेंटिव पेमेंट बाय द रिजल्ट। इंसेंटिव डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट रिडक्शन ऑफ इट। आपको सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, उसके अलावा इंसेंटिव भी फाइनेंशियल कंपनसेशन में आता है। जैसे कि आपने सेल्स कर लिया, आपको 50 मार्कर बोला था, आपको एक महीने में 50 मार्कर सेल करना है, आपने 60 मार्कर सेल कर दिया, तो एडिशनल 10 मार्कर के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा। या प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो गया तब कंपनी ने इंसेंटिव दे दिया। या कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट, आपने ऐसा कुछ काम करा जिससे ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हो गई, जिससे ओवरऑल कंपनी की कॉस्टिंग कम हो गई। फिर हो गया फ्रिंज बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम सैलरी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? फ्रिंज बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। तो दीज इंक्लूड सच बेनिफिट एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेविटी, मेडिकल केयर। मतलब आपने प्रोविडेंट फंड दे दिया, ग्रेचुटी दे दी,
मेडिकल केयर हो गया, एक्सीडेंट रिलीफ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कैंटीन, यूनिफॉर्म, रिक्रिएशन एंड द लाइक। तो फ्रिंज बेनिफिट में आप अपार्ट फ्रॉम सैलरी वट एवर यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉइज, जो कुछ भी पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट। प्री रिक्वेस्ट क्या होता है? इंक्लूड कंपनी कार, क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडे, ये सब कुछ हो गई, ये भी हमारी सब फाइनेंशियल कंपनसेशन हो गई। ऐसी सभी कंपनसेशन जहां पर वित्तीय, जहां पर फाइनेंशियल, जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी सभी कंपनसेशन को हम लोग फाइनेंशियल कंपनसेशन कहेंगे। ठीक है। अब आया नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने किसी को चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बताइए, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। आज के टाइम में लोग यूट्यूब में या एप्पल में काम करना क्यों चाहते हैं? वहां पर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन है। जॉब शेयरिंग एंड फ्लेक्सी टाइमिंग, आप 9 से 5 ज्वाइन कर लो, 10 से 6 ज्वाइन कर लो, 11 से 7, 12 से 8, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन ज्वाइन। तो दैट इज कॉल्ड जॉब शेयरिंग एंड फ्लेक्सी टाइम शुड बी देयर। तो वो हो गए हमारे फाइनेंशियल कंपनसेशन, ये हो गए हमारे नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। अब आया जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है? जॉब इवेल्युएशन इज अ मेथड ऑफ relative valuation of the job to determine the appropriate value or worth of a job and preparing an appropriate pay structure in the organizations. Job evaluation takes into the consideration the tasks, duties and responsibilities in the JD and the amount of effort that is required to be put in the employees along with the working environment condition. तो जॉब इवेल्युएशन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग जो रिलेटिव जॉब्स होती हैं उनका वैल्यूएशंस करते हैं। ठीक है। रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द जॉब टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ ए जॉब एंड प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएट पे स्ट्रक्चर, मतलब सही नौकरी के अनुसार उसको सैलरी देना, जो उसको काम दे रहे हैं उस काम के अनुसार उसको सैलरी दे रहे हैं। किसी को बहुत चैलेंजिंग जॉब दे रहे हैं, जॉब बहुत रिस्की है, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जगह पर आपको हायर पे देना पड़ेगा। तो जॉब इवैल्यूएशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टास्क, तो हम लोग सभी टास्क को कंसीडर करते हैं, ड्यूटीज को कंसीडर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करते हैं, उसके अनुसार हम लोग जॉब को इवेल्युएट करने के बाद हम लोग एक फाइनली पे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किसको कितना पैसा देना है। 100 रुपए किसको देना है, 200 रुपए किसको देना है, 300 रुपए किसको देना है। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूटी, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द टास्क, व्हाट एक्चुअली वी डू, वी विल प्रोवाइड द सर्टेन पे स्ट्रक्चर। जॉब इवेल्युएशन forms a base for managers to use for wages or salary negotiation. It also help in finding the base structure for new job and also understanding the relative worth. Employees working in a specialist position will get rated higher in the evaluation, thus getting a higher pay that increase the motivation level for the employees. तो कोई लोग स्पेशलिस्ट पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई स्पेशलाइज लोग चाहिए, जहाँ पे स्किल बेस्ड लोग चाहिए, उन लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी, जिससे वो लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे, और लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब। तो हम लोग जितने एक कॉमन टाइप की जॉब्स हैं उनको क्या करेंगे? एक साथ एनालाइज करेंगे और उनकी वर्दीनेस पता करने की कोशिश करेंगे, कौन सी जॉब कितनी वर्दीनेस है। तो जॉब इवैल्यूएशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब। इट इज ए प्रोसेस विच इज हेल्पफुल इवन फॉर फ्रेमिंग कंपनसेशन प्लान फॉर द पर्सनल मैनेजर। जॉब इवैल्यूएशन द प्रोसेस इज एडवांटेजियस टू ए कंपनी इन मेनी। तो कई सारे तरीके से जॉब इवैल्यूएशन कंपनी के लिए फायदा करता है। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन से हम लोग कंपनी की हर जॉब को हम लोग एक एनालाइज करते हैं, उसके अनुसार उसमें उस इंसान को, जो लोग बहुत चैलेंजिंग जॉब कर रहे हैं, बहुत स्पेशलाइज जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी ज़्यादा दी जाएगी। जो लोग आराम कंफर्टेबल वाला काम कर रहे हैं उनको सैलरी कम दी जाएगी। तो हम लोग जॉब इवैल्यूएशन के तहत हम लोग जितनी भी रिलेटिव जॉब्स होती है सबको एनालाइज करते हैं, फिर कौन सी जॉब को कितना पे स्ट्रक्चर देना चाहिए, कितनी सैलरी देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एनालिसिस करते हैं। जॉब इवैल्यूएशन बहुत सारे तरीके से कंपनी के लिए फायदे की चीज है। इससे क्या क्या फायदा होता है? रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज इन सैलरी स्ट्रक्चर। हम लोग असमानताओं को हटा देते हैं, इनइक्वालिटीज को हम लोग पूरी तरह से सैलरी स्ट्रक्चर्स में हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से पहले से एनालाइज करके रखे हुए होते हैं कि कौन सी जॉब के लिए कितना पैसा पे करना है। तो इट इज फाउंड दैट peoples and their motivation is depend upon how well they are being paid. Therefore, the main objective of job evaluation is to have external and internal consistency in salary structure so that inequalities in salaries are reduced. ताकि ऐसा ना लगे कि किसी को बहुत पैसा मिल रहा है, कुछ लोगों को पैसा कम मिल रहा है। तो हम लोगों को इस तरीके से लोगों को सैलरी देना है ताकि सबको इक्वल सैलरी लगे। इक्वल सैलरी इन द सेंस
काम के अकॉर्डिंगली, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि वो काम कम कर रहा है उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो हम लोग ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम लोग जॉब को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, जॉब को बहुत अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे। एक बार आपने इवेलुएट कर लिया तो उसको एक उसकी जॉब के अनुसार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार, उसकी ड्यूटीज के अनुसार उसको पे स्ट्रक्चर असाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरी तरह से सब इनइक्वलिटी, असमानताएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। स्पेशलाइजेशन, right person at the right job। Specialization because of division of labor and thereby specialization, a large number of enterprise have got 100 job and many employees to perform them. Therefore, an attempt should be made to define a job and thereby fix salaries for it. This is possible only through the job evaluations। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे जॉब को डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन, और अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन वी विल डिवाइड द जॉब टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो जितनी मेरे पास मान लीजिए 100 जॉब है सपोज दैट, उन 100 जॉब्स को हम लोग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। मार्केटिंग में क्या होगा, ऑपरेशंस में क्या होगा, फाइनेंस में क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, जो लोग जिन जिन चीजों में जिनको एक्सपर्टीज है उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनको उनकी स्किल्स के अनुसार हम लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड राइट पर्सन एट ए राइट जॉब एट ए राइट प्लेस। इट ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। जब हम लोग एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं तब भी हम लोग उसको इसमें उस टाइम भी जॉब इवैल्यूएशन बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी जॉब करने के लिए कैसा इंसान चाहिए। तो जब भी कोई इंटरव्यू देने आएगा, कोई रिज्यूम अपना भेजेगा, आपको लगता है कि वट एवर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर रिक्वायर, तो जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लगता है कि इस जॉब को करने के लिए चाहिए, या तो अगर उसकी सीवी में अगर वो स्किल सेट है तो इजीली आप अपने आप को उस इंसान को रिक्रूट कर सकते हैं। So job evaluation information can be helpful at the time of selection of the candidate. The factors that are determined for job evaluation can be taken into action while selecting the employees. फिर वो हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, और हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। थ्रू द जॉब इवोल्यूशन, harmonious and congenial relationship can be maintained between the employees and management so that all kind of salaries controversies can be minimized। किसी को लगता है मैनेजर्स को सैलरी ज्यादा मिल रही है, एम्प्लॉयर को सैलरी कम मिल रही है, तो ऐसी सभी कंट्रोवर्सीज को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं अगर उन दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सैलरी डिफरेंशियल्स फॉर डिफरेंट जॉब बिकम द स्टैंडर्डाइज थ्रू द जॉब इवैल्यूएशंस। दिस हेल्प इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इनटू सैलरी स्ट्रक्चर। हम लोग स्टैंडर्डाइज सैलरी कर देंगे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अलग सैलरी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग सैलरी है, एपी के लिए, एसोसिएट के लिए एक अलग ग्रेड हो गया, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए एक अलग ग्रेड हो गया। तो हम लोग स्टैंडर्डाइज सैलरी कर देंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे कोई भी अगर 50 लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक ही ग्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर एसोसिएट प्रोफेसर पे लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक अलग ग्रेड होगा, और प्रोफेसर के लिए लोगों के लिए एक अलग ग्रेड होगा। तो स्टैंडर्डाइज सैलरी कर देंगे। जॉब इवेल्युएशन करने के बाद जॉब को इवेल्युएट करेंगे, उसके अनुसार हम लोग कैंडिडेट को रखेंगे। कैंडिडेट को रखने के बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड सैलरी देंगे कि एक मैनेजर लेवल पर इतनी सैलरी देना है। अगर मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, भले एचआर मैनेजर है, भले ऑपरेशन है, भले प्रोडक्शन है, भले सेल्स है, बट सबको सैलरी ऑलमोस्ट सेम दी जाएगी, स्टैंडर्ड सैलरी दी जाएगी। भाई सीनियर मैनेजर को एक अलग सैलरी, एक सैलरी का अलग एक हम लोग एक पूरा स्लैब बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन सैलरी। फिर वो रिलेवेंस ऑफ न्यू जॉब, थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन वन कैन अंडरस्टैंड द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ न्यू जॉब्स इन अ कंसर्न। सिंपल है। अब आया methods of job evaluations। So we have two methods, non-quantitative methods on quantitative methods। नॉन क्वानिटेटिव में हो गया रैंकिंग मेथड और जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम। क्वानिटेटिव में हो गया फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट मेथड। अभी तक की बताइए कोई किसी को डाउट हो?
किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। चलो फर्दर, मेथड्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन। तो वी हैव टू मेथड्स, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो नॉन क्वांटिटेटिव में वी हैव रैंकिंग मेथड्स और जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम। क्वांटिटेटिव में वी हैव फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट मेथड्स। पहले हम लोग नॉन क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। तो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स वो होगा जो नॉन क्वांटिटेटिव और नॉन एनालिटिकल और समरी मेथड यूटिलाइज द नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ लिस्टिंग जॉब इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। They are simply methods. Job is treated as a whole, and job description rather to job specifications are often unlisted. On the other hand, quantitative or analytical method use quantitative technique in listing the job. उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं, उसमें हम लोग नॉन क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं। पहला हो गया इसमें नॉन क्वांटिटेटिव में रैंकिंग मेथड्स। हमने ये उस समय भी आपको समझाया था, क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। So under this method, all the jobs are arranged or rank in order of importance from simplest to the hardest. हम लोग जितनी भी जॉब्स हैं उनको एक अरेंज कर लेंगे और इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले सिंपलेस्ट टू द हार्डेस्ट और हार्डेस्ट टू द सिंपलेस्ट, उनको हम लोग एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। Each successive job being higher or lower than the previous one in the sequence. It is not necessary to have JD, although they are useful. A common practice is to arrange all the jobs according to their requirement by rating them and then to establish the group or classifications. In this method, jobs are not split up into their component part. However, comparison is made on the basis of whole jobs. Three techniques are generally used for ranking purpose. तो इसमें हम लोग जितनी भी जॉब्स होंगी उन जॉब्स को एक सीक्वेंस में कर लेंगे, भले सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स में जाएं या ये कॉम्प्लेक्स टू द सिंपलेस्ट में जाएं, ठीक है। बट उसके अनुसार उसके बाद हम उसको रैंकिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 फॉर सिंपलेस्ट, 5 फॉर हार्डेस्ट। तो टोटली डिपेंड्स। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी रख सकते हैं कि हार्डेस्ट टू सिंपलेस्ट, 1 फॉर हार्डेस्ट, 5 फॉर सिंपलेस्ट। तो रैंकिंग मेथड्स में वॉट एवर द जॉब यू हैव, जितनी भी जॉब आपने इवेल्युएट करी उन जॉब को इवेल्युएट करने के बाद सबको एक साथ अरेंज करेंगे। एक साथ अरेंज करने के बाद उनको हम लोग रैंकिंग देंगे। तो इसके अंदर तीन टेक्निक्स हैं। दे आर 3 टेक्निक्स आर जनरली यूज्ड फॉर रैंकिंग पर्पज। यूटिलाइजिंग द जेडीज, मेकिंग द पीरियड कंपैरिजन, रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन। तो हम लोग रैंक इसमें यूटिलाइजिंग जेडीज, जॉब डिस्क्रिप्शन को यूटिलाइज करके कैसे करते हैं, मेकिंग द पेयर्ड कंपैरिजन और रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन। पहले आगे यूटिलाइजिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। When the procedure is follows, each rater is given a set of job description, one for each job to be ranked. The job descriptions are then studied and analyzed. The difference between them are noted with respect to the key points selected for the comparison. The rater determines which job in the series requires the least amount of various characteristics used for comparison and place that job in the lowest rank position. He then determines which job requires next higher amount of characteristics and place it next to preceding job rank, and so on. Sometimes 2 or more jobs fall in the same rank position. In such case, they are assigned the same rank position. यूटिलाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम लोगों के पास जेडी सबकी दी होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन सबकी दी होंगी और उन सभी जॉब डिस्क्रिप्शन को हम लोग स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद सभी जेडी, सभी जितनी भी जॉब्स हैं, सभी जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करने के बाद जो बहुत ईजियर जॉब डिस्क्रिप्शन होंगी उसको एक रैंक दे देंगे और उसके अनुसार जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होगी और कॉम्प्लेक्स में लास्ट जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उसको मान लीजिए अगर 5 जॉब है तो उसको 5 रैंक दे देंगे। सपोज दैट अगर कुछ ऐसी कुछ जॉब्स हुई जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो जिनकी समटाइम्स जैसे लास्ट लाइन में लिखा है समटाइम्स 2 और मोर जॉब्स फॉल इन द सेम रैंक मेथड, इन सच केसेस दे आर असाइन द सेम रैंक। तो ऐसी जॉब्स जिनको हम लोग एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनको हम लोग सेम रैंक दे देंगे, 1 1 देन 2 3, ठीक है। इट इज कॉल्ड यूटिलाइजिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जेडी को एनालाइज करने के बाद, स्टडी करने के बाद जो सिंपलेस्ट होगा उसको 1 रैंक दे देंगे, जो हार्डेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसको हम लोग 5 रैंक दे देंगे अगर 5 जॉब है तो। सेकेंड हो गया मेकिंग द ग्रुप कंपैरिजन। इन द प्रीसीडिंग्स
method, a rater is required to keep in mind all the jobs being ranked in order to place them in their correct relation to each other. But this task may become difficult as the number of job increase. जब बहुत सारी जॉब होंगी तब ऐसे में ये बहुत टफ होता है. Distinguishing difference among job may be overlooked or forgotten. This would result in a less accurate evaluation. To do away with this weakness, paired comparison method has been suggested. This method involves the following steps. इसमें हम लोग ग्रुप बना लेंगे, 2-2, 5-5 ग्रुप जॉब का, 10 ग्रुप का, उसके अनुसार उसको हम लोग रैंकिंग दे देंगे. ठीक है, तो मेकिंग द ग्रुप कंपैरिजन, हम लोग आपस में कुछ कुछ जॉब से ग्रुप बनाने के बाद उसको हम लोग रैंक देंगे. इसको बोलते हैं मेकिंग द ग्रुप कंपैरिजन. थर्ड हो गया रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन. थर्ड, ठीक है, रैंकिंग मेथड का थर्ड है, हमारा रेटिंग का थर्ड यही है, रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन. हेयर रैंक ऑब्टेन फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन और पेड कंपैरिजन और स्पेस अलोंग ए नंबर लाइन. फॉर एग्जांपल, जॉब एक्स इज द हाईएस्ट रैंक जॉब, Y is picked up to find out the closeness to job X. ठीक है, the rating system of job evaluation usually measures each job in comparison with each other job in terms of relative importance of following 5 factors. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे जो टफ जॉब है उसको पहले सर्च आउट करेंगे, उसको हमने 1 रैंक दे दिया, उसके बाद उससे नियर वाली जॉब होगा उसका 2 रैंक, फिर 3 रैंक, फिर 4 रैंक, फिर 5 रैंक, फिर 6 रैंक. सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ सबऑर्डिनेट, हम लोग इसमें 5 फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके 5 फैक्टर्स को एक साथ एकमुलेट करके हम लोग फाइनली रैंक देंगे. सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कोऑपरेशन विद एसोसिएट आउटसाइड द लाइन ऑफ अथॉरिटीज, प्रोबेबिलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरर्स, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स किसमें, और मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट. इन सब चीजों को आपस में कोलैबोरेट करके हम लोग क्या करेंगे, कौन सी जॉब जिसमें हाईएस्ट रैंक देना है उसको हमने 1 रैंक दे दिया, उसके बाद उससे क्लोजेस्ट होगी उसको 2 रैंक, उससे क्लोजेस्ट 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. दैट इज कॉल्ड रैंकिंग अलोंग ए नंबर लाइन. सेकंड हो गया जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड. पहला क्या था, रेटिंग ना, पहला था देखिए इसमें रैंकिंग मेथड. अब दूसरा हो गया नॉन क्वांटिटेटिव में जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम. Job classifications or job grading is a process of scientific study to all the fact about a job so as to reveal the content of it. तो हम लोग को एक साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी और एक जॉब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसको एनालिसिस करना पड़ेगा. जॉब ग्रेडिंग refers to the classification and analysis of job which are performed in the organization and to their relative level. According to the Denier, job grading consists of a scientific study to all jobs and then placing of these jobs into broad category that is called job grade. It is a fundamentally a technique of determining the difference between the job and of rationalizing rates of pay in large organization. Job grading is done by studying the essential characteristics of each job. Clear? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग में हम लोग जितनी भी जॉब्स है उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लेंगे, अलग अलग क्लासिफाइड कर लेंगे, और हर जॉब जो हमने क्लासिफाइड किया उसको हम लोग अलग अलग ग्रेडिंग जॉब ग्रेड में रखेंगे. ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 3, क्लासिफिकेशन 4, और टोटल 20 जॉब है तो एक में 5 रख दी, एक में 5 रख दी, एक में 5 रख दी, एक में 5 रख दी. तो जॉब क्लासिफिकेशन और जॉब ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द फैक्ट. हम लोग हर जॉब से रिलेटेड हर फैक्ट और फिगर को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. एक बार एनालिसिस कर लिया उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे या जॉब ग्रेडिंग बनाएंगे, जिसको जॉब ग्रेडिंग भी कहते हैं. तो जॉब ग्रेडिंग रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ जॉब which are performed in the organization and to their relative level. तो आपस में एक जैसी जॉब्स होंगी उनको क्लासिफाइड करके जॉब ग्रेडिंग करके 1 में रख देंगे, तो दूसरी एक जैसी होंगी उनको 2 में रखा, फिर 3 में रखा, फिर 4 में रखा. दैट इज कॉल्ड जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड. कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अगर ऐसी जॉब जिनका सेम टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें स्किल अगर सेम चाहिए, इनिशिएटिव रिक्वायर्ड, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेल्ड, द लेवल ऑफ सुपरविजन. तो ऐसी जिसमें एक जैसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसको हमने जॉब ग्रेडिंग करके 1 में रख दिया. स्किल्स इसमें एक जैसी चाहिए तो उसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम लोग अलग अलग जॉब ग्रेडिंग कर लेंगे. जॉब ग्रेडिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप: प्रिपरेशन ऑफ जेडीज, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेड डिस्क्रिप्शन, सिलेक्शन ऑफ ग्रेड एंड की जॉब, ग्रेडिंग द की जॉब, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल जॉब. ठीक है, अब आया नॉन क्वांटिटेटिव में. पहला था नॉन क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में पॉइंट मेथड. दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ जॉब इवोल्यूशन. सबसे ज्यादा जॉब इवोल्यूशंस में हम लोग यही मेथड यूज करते हैं. इट इन्वॉल्व्स
more detailed quantitative and analytical evaluation of the job require identifying the number of compensable factors, various characteristics of job, and determining the degree to which each of these factors is present in the job. A different number of points is usually assigned for each degree of each factor. According to the Dale-Weeds, every point plan consists of a number of compensable job factors or characteristics. This can be classified under 4 headings of skill, effort, responsibility, and job conditions. So this method is mostly widely used system of job evaluation. इसमें हम लोग मोर डिटेल्ड क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल जॉब्स का इवोल्यूशंस करेंगे हम लोग. इट रिक्वायर आइडेंटिफाइंग ए नंबर ऑफ कंपनसेबल फैक्टर्स, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एंड टू डिटरमाइनिंग डिग्री टू विच ईच ऑफ दिस फैक्टर्स इज प्रेजेंट इन द जॉब. ऐसी कुछ जॉब जिसमें सभी में वो फैक्टर्स प्रेजेंट हो. ए डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट इज यूजुअली असाइंड फॉर ईच डिग्री. हम लोग एक डिफरेंट नंबर, किसी के लिए एक स्किल के लिए एक, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, 4, 5 ऐसे नंबर उनको हम लोग असाइन कर सकते हैं. ए डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट इज यूजुअली असाइंड फॉर ईच डिग्री ऑफ ईच फैक्टर. अकॉर्डिंग टू द Dale-Weeds, every point plan consists of a number of compensable job factors or characteristics. This can be classified under the 4 headings of skill, effort, responsibility and job conditions. तो हम लोग इस पॉइंट मेथड्स में मान लीजिए हमने स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब कंडीशन 4 भागों में डिवाइड कर लिया. तो जिन ऐसी जॉब जिनमें स्किल सेम है उसको 1 में रखेंगे, जिसमें एफर्ट जिसमें सेम लग रहा है उसमें 2 में रखेंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है उसमें 3 में रखेंगे, जिसमें जॉब कंडीशन सेम है उसमें हम लोग 4 में रखेंगे. ठीक है. थ्रू अ फैक्टर कंपेरिजन मेथड, थॉमस हिटन was the first to originate factor comparison method of job evaluation. ये पेपर में एक बार आया हुआ है कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड किसने दिया, तो थॉमस हिटन ने ये मेथड दिया. थॉमस हिटन was the first to originate the factor comparison method of job evaluation. This method determined the relative rank of jobs to be evaluated in relation to the monetary scale. It is often used in evaluating the managing the administrative and white collar job. ये मेनली white collar job के लिए होता है. ठीक है. It is essential to combination of the ranking and point system. Like the rank order method is rate to job by comparing one with the another. Like this point system, it is more analytical in sense of subdividing job into compensable factor and find rating or express in term of number. So these factors are not predetermined and chosen on the basis of job analysis. इसमें हम लोग ये केवल व्हाइट कलर के लिए यूज करते हैं. इसमें हम लोग इसको मेंटल रिक्वायरमेंट, स्किल रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्किंग कंडीशन फैक्टर हम लोग ये 5 फैक्टर लेंगे. इन 5 फैक्टर के बेसिस पर जॉब को इवेल्युएट करेंगे. ऐसी सभी जॉब जिसमें मेंटल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, स्किल रिक्वायरमेंट सेम है उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट सेम है उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है एक कैटेगरी में रखेंगे, वर्किंग कंडीशन सेम है. ऐसे सभी को हम लोग जो फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स हैं, इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग पूरी जॉब्स को डिवाइड करेंगे. उसके बाद जिन जॉब्स की यही 5 फैक्टर्स में कॉमन है, मेंटल रिक्वायरमेंट अगर सेम है सब में तो एक में रखेंगे, स्किल वाले को अलग रखेंगे, फिजिकल को अलग रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग रखेंगे, वर्किंग कंडीशन को अलग रखेंगे. सब सेम ही लग रहे हैं सर. सब सेम तो नहीं है. इसमें देखिए ये 5 फैक्टर दिए हैं, पिछले वाले में उन्होंने 4 हेडिंग अलग दे दी. ग्रेडिंग वाले में बोला था कि हम लोग अलग एक पूरी ओवरऑल जॉब को क्लासिफाई करेंगे अपने अनुसार, कोई फैक्टर्स नहीं है वो. हर जॉब को क्लासिफिकेशन करने के बाद जिनको जो सेम जॉब होंगी उनको हम लोग एक में रखेंगे. इसमें रैंकिंग की बात किया गया था हम लोगों ने, और पहले वाले में भी रैंकिंग की बात किया गया था, और दूसरे वाले में ग्रुप कंपैरिजन की बात किया गया था. ग्रुप बनाएंगे हम लोग. नेक्स्ट आया, ये तो सब मेथड्स हो गए. अब हो गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे. अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, एन एम्प्लॉय इज पेड फॉर द स्किल्स एंड नॉलेज ही पॉजेस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द जॉब और पोजीशन ही इज करंटली होल्डिंग. ठीक है. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देनी चाहिए, पेड फॉर द स्किल, जो उसके अंदर स्किल्स है और नॉलेज है उसके अनुसार उसको सैलरी मिलती है. उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे.
अकॉर्डिंग टू द जॉब और पोजीशन, जो वो काम क्या कर रहा है, पोजीशन क्या, उससे मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या, अगर आपके पास स्किल सेट बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी इफ वी आर पेइंग द सैलरी, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। हो सकता है कि आपको जॉब उसके अकॉर्डिंगली ना मिल पाए, बट नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है तो आपको सैलरी ज्यादा दी जाएगी। तो दीज काइंड ऑफ पे अटेम्प्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। हम लोग ये पे स्ट्रक्चर इसलिए देते हैं ताकि हम लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें, ठीक है। When business become flatter, eliminating non-value additional activities, competency-based pay more may complement to the move by assigning value to the employee. कुल मिलाकर समझ लीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे का मतलब है उसको हम लोग कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंगली, उसकी स्किल्स के अनुसार सैलरी देंगे, उसकी नॉलेज के अनुसार सैलरी देंगे, ठीक है, ना कि वो काम क्या कर रहा है, अभी जॉब क्या कर रहा है, क्या पोजीशन होल्ड किया, उसके अनुसार सैलरी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, स्किल्स बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो अभी स्किल्स और नॉलेज अभी आप यूज ना कर पा रहे हो, बट सैलरी आपको स्किल्स और नॉलेज के अनुसार देंगे, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे का क्या होता है, नो सीनियरिटी फैक्टर, सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा, आपको सैलरी हायर सैलरी मिलेगी। इंसेंटिव टू अचीव, अगर आप कुछ अचीव करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा। कल्चर ऑफ इंप्रूवमेंट, आप लगातार लोग और भी लोग क्या करेंगे, अपनी स्किल को जनरेट करेंगे ताकि उनकी भी सैलरी बढ़े। सब्जेक्टिविटीज पे बात करेंगे, फेवरेटिज्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब आया न्यू ट्रेंड्स इन कंपनसेशन मैनेजमेंट। कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं, पहला हो गया फ्लेक्सिबल बेनिफिट। Flexible benefit allow employees to pick benefit that meet their needs. This idea is to allow each employee to choose a benefit package that is individually tailored to his or her own need and situation. It replaces the traditional one benefit plus plan for of it all program that dominated organization for more than 50 years. तो वन बेनिफिट प्लान फिट ऑल, इससे मतलब नहीं, फ्लेक्सिबल बेनिफिट का मतलब है जो जैसा एम्प्लॉयज होगा, जो जैसा काम करेगा, उसको उसके अनुसार सैलरी देंगे, उसको उसके अनुसार बेनिफिट देंगे। तो वन साइज फिटेड ऑल, वन साइड फिटेड ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, या वन बेनिफिट प्लान फॉर ऑल, प्लान फिट फॉर ऑल, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज हम लोग कस्टमाइज करेंगे, उसके अनुसार उसको बेनिफिट देंगे, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बेनिफिट। The average organization provides fringe benefit worth approximately 40% of the employee salary. Traditionally, benefit program but designed of the typical employees of 1950. तो कुल मिलाकर मतलब नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है कि नॉर्मली हम लोग 100 रुपए अगर किसी को सैलरी दे रहे हैं तो फ्रिंज बेनिफिट मैक्सिमम 40% देते हैं, दैट इज कॉल्ड 40 रुपीज। थैंक यू। तो फ्लेक्सिबल बेनिफिट समझ में आ गया। अब बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। इसका नोट्स हमने कल भेज दिया था आपको, कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज जल्दी से बताइए। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीपीटी आपको भेज दिया, आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। Anyone is having any doubt, please do tell me.
Please do tell me anyone is having any doubt. Chalo, once again, thank you so much for joining. Good night.